कि हमने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड आगे हमने पढ़ना है चौथे ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर। अगर जस्ट हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बेटा होता है आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, क्योंकि ये को आयनिक होता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट में दोनों करेक्टर हैं बेटा, कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है, ठीक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद है मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं जो सेकेंडरी बॉन्ड है, उनमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। हाइड्रोजन के बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब वंडरवाल्स फोर्स है ये। और उसके बाद जो आएगा वो था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सबसे वीकर होती है फोर्स, ठीक है बेटा। तो ये इनकी थी बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कल भी हमने इसको पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा सेकेंडरी बॉन्ड होता है, प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये प्राइमरी बॉन्ड है। और जो प्राइमरी बॉन्ड हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की इतनी बॉन्ड एनर्जी नहीं है। जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 150 से 500 किलो जूल तक है। और जबकि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 20 से लेकर 40 किलो जूल तक है। 20 से लेकर 40 किलो जूल तक, इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब वीकर बॉन्ड है ये। और जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है या वंडरवाल जो फोर्सेस होती हैं, उनकी एनर्जी इससे भी कम होती है, तकरीबन 8 किलो जूल पर मोल तक होती है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कल आपको मैंने पढ़ा दिया था, आज थोड़ी रीडिंग भी करवा देता हूं उसकी। और वैसे अहम टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं मॉलिक्यूल में बनेगा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी या तो ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ, या फ्लोरीन के साथ। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर होगी, अमोनिया के अंदर होगी, HF के अंदर होगी। तो ये सिर्फ 3 एग्जांपल नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कल आपको मैंने लिखवाए थे, क्योंकि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ या फास्फोरस के साथ, ठीक है, तो उनमें मॉलिक्यूल्स में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बाकी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, मगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है HBr में, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है स्ट्रॉन्गेस्ट, और जिसकी वजह से HF लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, और बाकी सभी गैसेज हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीम में भी नहीं होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीम के अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि स्टीम में वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है क्लोज है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अगर पूछा तो स्टीम में नहीं है, हालांकि स्टीम का फार्मूला भी H2O, मगर स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उनमें। हाँ, जब स्टीम के मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है उनमें। तो इधर से मैं आपको रीडिंग भी करवा देता हूं अभी। और ये जो चार्ट है बेटा ये बहुत ज्यादा अहम है, जो कल आपको मैं बता रहा था।
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बॉइलिंग पॉइंट को फिट कर रही है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकियों सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इनका जो है HF का बॉइलिंग पॉइंट बाकी ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं HCl, HBr, HI से ज्यादा है। मतलब HF के बाद HI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और HI का जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो किसकी वजह से है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। और मॉलिक्यूलर वेट की वजह से वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाती है, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उसके अंदर बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा पेज नंबर 114 पे, और हाइड्रोजन बॉन्ड किस चीज को इफेक्ट करता है ये भी पढ़ना है। और ये सेम टॉपिक आपको पंजाब के सिलेबस से भी पढ़ना पड़ेगा। बेटा ये पूरा जो लिक्विड स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको पंजाब के सिलेबस से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी पॉइंट हो जो उधर से भी आ सकती हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, या लोन पेयर ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो अब देखो ये बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी मौजूद है दो। इधर देखो ऑक्सीजन के नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल। इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं बेटा, डॉटेड लाइंस लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं। ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो डॉट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं, ये डॉट बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं, ये डॉट किसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं। इसका मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये पुराने पेपर में टेस्ट में क्वेश्चन दिए, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किस तरह, वो इसलिए उसका जो ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है दो मॉलिक्यूल के साथ बेटा, उसका ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और उसका जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, वो अलग से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे ऑक्सीजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐसे ही होता है, बाकी नहीं सबके अंदर 4 होंगे, HF में इतने नहीं होते हैं। HF में हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, इसलिए उसके अंदर इतनी लंबी चेन्स नहीं बनती बेटा, लॉन्गेस्ट चेन्स नहीं। वाटर के अंदर 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 डायमेंशनल है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। मगर अमोनिया के अंदर ऐसा नहीं है, अमोनिया क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें इतने नहीं बनते जितने वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 3 डायमेंशनल। तो ये कहता है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर एटम, मतलब एक एटम का लोन पेयर होगा, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा। उनके दरमियान इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। बेटा ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, और ऑक्सीजन के वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, नाइट्रोजन के वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, और फ्लोरीन के वो कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो। अब ऐसा नहीं कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा, ऑक्सीजन बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ, जैसे वाटर में है, जैसे अल्कोहल में है, जैसे एसिडिक एसिड में होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। सल्फर सेंटर में होता है, सल्फर के साथ OH अटैच होते हैं साइड्स पे, कॉर्नर पे, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है।
और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, कोवैलेंट बॉन्ड से ऊपर मैंने लिख दिया ये, मगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये, किससे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। अब ये कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर है और वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वाटर में ज्यादा होती है H2S से। तो कल आपको मैंने बताया था कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बेटा स्ट्रॉन्गर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असरात क्या होंगे, मतलब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत अहम बात है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो असर पड़ता है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी पड़ता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ओ सॉरी जो है हीट ऑफ एवापोरेशन। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका हीट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा होगा, उसको एवापोरेट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेंगे, इनके हीट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगी, मगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर लो हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितने स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर उतना लो हो जाएगा, लिक्विड जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। इसलिए जो ईथर्स हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, और वाटर का जो वेपर प्रेशर वो लो होता है, ठीक है। अगर कंपेयर करें ईथर को, अल्कोहल को पानी के साथ, बेटा ईथर, अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करें तो जो डाईथर ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है, उसमें फोर्स अट्रैक्शन वीक है, उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, फोर्स अट्रैक्शन वीक है। और जो ईथर है वो बॉयल होता है तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी बॉयल होता है 100 पे, अल्कोहल बॉयल होता है 78 पे, इथाइल अल्कोहल। तो सबसे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी इसी के हवाले से था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लेस वेपर प्रेशर, कि किस कंपाउंड का वेपर प्रेशर लेस है, और था वो था जवाब वाटर, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाई होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर लेस होता है क्योंकि वो उसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग है और वो लिक्विड जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। तो इसके अंदर यही चीजें इसके अंदर है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4th ए, 5th ए, 6th ए, ठीक है, उनको प्लॉट किया गया है। ये बेटा कल जो आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट का इनका पढ़ाया था, इनका ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का बताया था कि HF का किस तरह चेंज होता है, इस सॉरी 7th ग्रुप का किस तरह चेंज होता है, 6th ग्रुप का, 4th ग्रुप का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये ग्राफ भी बना हुआ है, तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स कहते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, ठीक है। ग्रुप 4th वाले उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं बेटा, ग्रुप 4th वाले उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इस तरह है, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4th का, ठीक है, ग्रुप 4A का। तो ग्रुप 4A में जो आखिर वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो SnH4 का ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इनमें और तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद GeH4, इसके बाद SiH4, उसके बाद मीथेन आएगा बेटा, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है ग्रुप 4th का। मगर ग्रुप जो है 6 वाले या ग्रुप 7th वाले या ग्रुप 6, 5, 6, 7 उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ठीक है वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड
इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, दूसरा वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि थोड़ी स्ट्रांगर है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उनका उनका ट्रेंड इस तरह का हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 6A हाइड्राइड, वाटर का ज्यादा होगा सबसे। अच्छा, वाटर के बाद बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो उसी का ज्यादा होगा जिसके अंदर वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। बेटा वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसके अंदर होगी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, H2Te, उसके बाद H2Se, उसके बाद H2S आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ वाले हाइड्राइड। अच्छा, ग्रुप सेवेंथ में HF का ज्यादा होगा, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वंडरवॉल्स फोर्स होगी, और वंडरवॉल्स फोर्स उसी की में स्ट्रांग होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अच्छा, वो है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद आखिर में आएगा HCl। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5A। अब अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो यहां वंडरवॉल्स फोर्स इस पे डोमिनेट हो जाती है, इसलिए स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। अगर चार्ट के अंदर से हिसाब से देखेंगे तो जो आखिर वाला हाइड्राइड है ना, ग्रुप 5 वाला SbH3, SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, तो बेटा SbH3 यहाँ पे डोमिनेट हो जाता है बॉइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अमोनिया आएगी, उसके बाद आती है अमोनिया। तो यहाँ पे देखो वंडरवॉल्स फोर्स डोमिनेट हो गई है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ वीकर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर है नाइट्रोजन के अंदर, इसलिए SbH3, उसके बाद NH3, उसके बाद क्या आएगा ASH3, उसके बाद आएगा PH3। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ट्रेंड है। ठीक है, अगर इनको कंपेयर करें, वाटर को HF को कंपेयर करें और अमोनिया को कंपेयर करें, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पे। ठीक है, ठीक है, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनिक ज्यादा हो, तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसमें होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा हो। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिक बढ़ती है बेटा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिक क्या होती है, बढ़ती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीरियड्स के अंदर बढ़ती है और ग्रुप के अंदर कम हो जाती है। देखो बेटा, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो पीरियड्स के अंदर बढ़ती है, पीरियड्स का मतलब है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन में कम होगी, ऑक्सीजन में ज्यादा होगी, फ्लोरीन में और भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा पीरियड्स के अंदर बढ़ती है और ग्रुप्स के अंदर कम हो जाती है। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है,
और ये सिंध के सिलेबस में लिखा हुआ है। इंक्रीज इन पीरियड्स, डिक्रीज इन ग्रूव्स। मैं सिर्फ बात उन्हीं की कर रहा हूं जिनमें मतलब ग्रुप 5th 6th और 7th के बेटा हेडर्स की बात कर रहा हूं। इधर देखो, ठीक है, HF में ज्यादा होगी हाइड्रोजन पानी ACl से, NH3 में ज्यादा होगी PH3 से, ठीक है, H2O में ज्यादा होगी H2S से। तो ये तो बात है, ये ग्रुप के अंदर है ना। HF ऊपर आता है, HCl नीचे आता है, तो ग्रुप में कम हो रही है। NH3 ऊपर आता है, PH3 नीचे होता है, कम हो जाती है। अच्छा, H2O ऊपर है, H2S नीचे, कम हो जाएगी हाइड्रोजन पानी, ठीक है। अब आते हैं पीरियड्स की बात करें, तो पीरियड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ट्रेंड ये हो जाता है बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में स्ट्रॉन्गर है, इधर बना लेते हैं HF बेटा, H और F, ये F के ऊपर चार्ज कौन सी है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। उसका जो बॉन्ड हाइड्रोजन बन रहा है H के साथ बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। किससे, OH से, OH से। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इससे। अच्छा, उसके बाद NH3, बेटा इसका जो बॉन्ड है, इसका मतलब है इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब HF और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, OH और हाइड्रोजन के बॉन्ड से, और उसके बाद NH और हाइड्रोजन का बॉन्ड, मतलब इस तरह का हो जाता है ये ट्रेंड इनका। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, HF किसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, OH किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा वो वीकर होगा थोड़ा, और NH जो बॉन्ड बनाएगा वो उससे भी वीकर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऐसा नहीं है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस पे डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है किससे, HF से। वो इसलिए कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बेटा 3 डायमेंशनल है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग वाटर के अंदर है वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब देखो, उसमें पहले भी पढ़ाया था मैंने कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो 3 डायमेंशनल बनेगी, इसमें पूरी नहीं बनाई है। मगर HF में ऐसा नहीं होता, HF के अंदर लिमिटेड लेंथ बनती है चेन्स की। अब HF के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा तो इस तरह बनेगा, HF HF, ठीक है। तो बेटा वाटर HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह का बनता है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो लिमिटेड लेंथ की चेन्स बनती हैं, और वाटर के अंदर क्योंकि वाटर के पास 2 जो है वो लोन पेयर हैं और 2 पोलर हाइड्रोजन भी हैं, इसलिए वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो बेटा 3 डायमेंशनल बनती है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है 3 डायमेंशनल की वजह से। हालांकि अगर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को और सिंगल बॉन्ड मतलब जो एक बॉन्ड
अगर फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड हो और एक बॉन्ड किसका हो, ऑक्सीजन का हो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बेटा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि फ्लोरीन की जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है तकरीबन 41 किलो जूल है। HF की जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा हाइड्रोजन की वो 41 है, जबकि ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड के तोड़ने के लिए वो 29 है, और NH3 में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू है वो तकरीबन 8 किलो जूल है शायद। ठीक है, ये सिंध के सिलेबस में लिखे, यहाँ पे नहीं है, ये बॉन्ड एनर्जी की कंपैरिजन दी गई। ठीक है, मगर वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे आप लोग तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन ये हो जाती है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HF से, और HF का ज्यादा है अमोनिया से। बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HF से, और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अमोनिया से, ये ध्यान में रखना आप लोग। अब आते हैं सोल्युबिलिटी पे, तो जिन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के अंदर सोल्युबल है। बेटा सोल्युबिलिटी पे आते हैं ना हम, तो इथाइल अल्कोहल भी वाटर के अंदर सोल्युबल है, पढ़ा है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इथाइल अल्कोहल क्यों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एसिडिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर के अंदर सोल्युबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जबकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो पानी के अंदर लेस सोल्युबल है, या इनसोल्युबल कह सकते हैं आप लोग, या स्लाइटली सोल्युबल होंगे, थोड़े से हल होते हैं। क्योंकि सिंध के सिलेबस में लिखा हुआ है कि पानी 100 लीटर पानी के अंदर मीथेन के सिर्फ 5 लीटर डिजॉल्व होते हैं, इसका मतलब है लिटिल सोल्युबिलिटी होगी इनकी, नॉन पोलर नेचर की वजह से। ठीक है, मगर अल्कोहल ज्यादा सोल्युबल है, एसिडिक एसिड ज्यादा सोल्युबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है अगर दो कंपाउंड्स हैं जिनमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो सोल्युबल होंगे। बेटा दो कंपाउंड्स हैं, अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या होंगे, ज्यादा सोल्युबल होंगे, उनमें सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर पड़ता है किस पर, सोल्युबिलिटी पर असर पड़ता है। जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सोल्युबल होंगे। ठीक है, क्लींसिंग एक्शन, तो अब देखो सोप और डिटर्जेंट। बेटा सोप और डिटर्जेंट की जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सोप में और डिटर्जेंट के अंदर। एक होता है उनका पोलर पार्ट, दूसरा होता है उनका नॉन पोलर पार्ट। देखो एक पोलर ग्रुप होता है उनके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, सोप के अंदर एक पोलर ग्रुप है, दूसरा है नॉन पोलर ग्रुप। जो नॉन पोलर ग्रुप है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की है। बेटा जो नॉन पोलर ग्रुप है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और जो पोलर ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप पोलर जो होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। और वो हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो डिटर्जेंट और जो सोप है, बेटा डिटर्जेंट और सोप उनके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर ग्रुप। जो पोलर ग्रुप है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, का मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल भी हो जाता है उसके अंदर, डिटर्जेंट्स भी और सोप भी। पोलर ग्रुप की वजह से, जो पोलर ग्रुप है उनमें, बेटा डिटर्जेंट के अंदर पोलर नॉन पोलर ग्रुप दोनों होते हैं। हाइड्रोफोबिक भी ग्रुप होता है जो वाटर को रिपेल करता है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, और जिसकी वजह से वो सोल्युबल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। अब देखो दो किस्म की फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स में, एक होती है कोहेसिव फोर्स। बेटा एक कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम लिक्विड पार्टिकल्स। अब वाटर की वाटर के साथ, बेटा वाटर की वाटर के साथ कोहेसिव फोर्स है, या जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो सेम लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है इसको कहते हैं कोहेसिव। अच्छा दूसरी होती है एडिसिव। एडिसिव का मतलब है सॉलिड सरफेस के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। तो अब देखो पेंट, जब हम पेंट ऑयल जब दीवार पे लगाते हैं तो वो दीवार पे क्या हो जाता है, उसके साथ
कोटिंग कर देता है, कोटिंग हो जाती है दीवार के साथ चिपक जाता है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। तो पेंट और जो डाइज हैं उनके अंदर एडिसिव प्रॉपर्टी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो दीवार के साथ बॉन्ड बना लेते हैं या उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लू के अंदर भी है, मतलब ग्लू के अंदर ग्लू भी चिपक जाती है, या हनी जो है, ठीक है, या स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से। अच्छा, उसके अलावा क्लोथिंग, जो कपड़े होते हैं किसके बने, कॉटन के बने होते हैं या सिल्क के बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से थ्रेड वगैरह मटेरियल जो बनता है, ठीक है, थ्रेड जो बनता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पांसिबल फॉर रिजिडिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ। उसके बाद फूड मटेरियल। अब देखो फूड मटेरियल में एक तो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसके अंदर भी होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बेटा जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप होता है। या जो फ्रक्टोज है या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक्चुअली वो पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपस में। और जिसकी वजह से देखो ग्लूकोज पानी के अंदर हल भी हो जाता है, सक्रोज पानी के अंदर हल भी हो जाती है। एक तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड में भी है क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि प्रोटीन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मगर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो तो यही होता है, अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, उनके अंदर क्या होता है, बेंडिंग होती है उनकी जो लॉन्ग चेन जो उनके अमाइनो सॉरी इनके जो है पेप्टाइड जो है चेन, उनके अंदर बेंडिंग हो जाती है तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिगजैग जो उनका स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो फूड मटेरियल के अंदर जो चीजें फूड वाली है उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स। वही बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे प्रोटीन की बात कर रहा है, ये प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और जब एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन पर एक्ट करता है बेटा, एंजाइम एंजाइम के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंजाइम भी प्रोटीन है। और एंजाइम जब प्रोटीन पर एक्ट करता है, ठीक है, तो प्रोटीन एक्ट करने से क्या हो जाता है, वो अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है अमाइनो एसिड में, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि जाहिर है जब उसका सेकंड स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे और उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाएंगे वापस प्रोटीन बनेंगे तो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। बेटा देखो जब प्रोटीन की जो है हाइड्रोलाइसिस होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाते हैं। और जब अमाइनो एसिड वापस मिलकर प्रोटीन बनाएंगे तो वापस बनेगा उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी मगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या टर्शियरी स्ट्रक्चर में वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलिश हो जाती है। इसके अलावा डीएनए के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो गया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। बेटा लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो लिक्विड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो लिक्विड की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे। देखो बेटा लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिपेंड किस पे करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे। लिक्विड की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी बेटा, जितनी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है वो लिक्विड स्लोली मूव करेगा, उसके मूवमेंट में रुकावट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी इसकी, ठीक है। वो लिक्विड जल्दी एवापोरेट भी नहीं होगा, जल्दी एवापोरेट नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है। जैसे हनी है इसमें फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो हनी जल्दी बॉयल नहीं होगी और उसकी जगह पे पेट्रोल जल्दी एवापोरेट हो जाता है। अगर पेट्रोल और पानी को कंपेयर करें तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बेटा बॉन्डिंग है
जिसके वजह से पानी भी जल्दी एवापोरेट नहीं होता, मगर पेट्रोल जल्दी एवापोरेट जाता है। तो जो लिक्विड जल्दी एवापोरेट जाते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। बेटा जो लिक्विड जल्दी एवापोरेट हो जाए उनको क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। तो जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। अच्छा, और लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर लो होगा, याद कर लो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका बेटा वेपर प्रेशर लो होगा, वो जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। इसके अलावा सरफेस टेंशन और जो विस्कोसिटी है लिक्विड की, ये भी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मॉलिक्यूल की साइज और शेप पे भी डिपेंड करती हैं। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज हैं, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, ये मॉलिक्यूल के साइज और शेप पे भी डिपेंड करती हैं। अगर मॉलिक्यूल का साइज बिगर है, बड़ी साइज है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टीज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। अगर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो लार्जर है और शेप इरेगुलर है, शेप क्या है मॉलिक्यूल की, इरेगुलर है, और इरेगुलर शेप की वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी से मूव करेगा। ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे हनी है, उनके मॉलिक्यूल की साइज भी इरेगुलर होती है, शेप इरेगुलर होती है, साइज लार्जर होती है, साइज लार्जर और शेप इरेगुलर। अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का भी इन पर असर पड़ता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। अब देखो सर्दी की सीजन के अंदर जो हनी है वो ज्यादा विस्कस होती है। अगर उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं ना जार में से, तो वो स्लोली निकलेगी, आस्ते आस्ते निकलती है। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, लो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर लो है। और गर्मी की सीजन के अंदर उसको निकालना आसान होता है, वो क्विकली मतलब थोड़ा जल्दी मूव करती है उसके मुकाबले में, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। मगर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन का अमल तेज हो जाता है, लिक्विड जल्दी एवापोरेट हो जाता है। मतलब एवापोरेशन बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, एवापोरेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा लिक्विड का। इसका मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, लिक्विड की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं किस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब उसमें देखो कोएसिव फोर्स भी है। कोएसिव का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम लिक्विड पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरा एडिसिव फोर्स भी है, लिक्विड सॉलिड के साथ, लिक्विड और सॉलिड के साथ। अब देखो मरकरी में कोएसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है, मरकरी के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसलिए देखो मरकरी की सरफेस टेंशन बाकी लिक्विड सबसे ज्यादा है, और मरकरी में एडिसिव फोर्स है ही नहीं, सॉलिड को नहीं अट्रैक्ट करता वो। अगर सपोज कहते हैं किसी सॉलिड चीज के ऊपर रखेंगे तो उसको गीला भी नहीं करेगा, अगर बुक के ऊपर मरकरी को रखेंगे तो बुक को गीला नहीं करेगा। अगर पानी गिरा देंगे ना बुक पर, पानी जो है वो बुक को गीला कर देता है, क्योंकि पानी में दोनों फोर्सेस हैं, कोएसिव भी है, आपस में भी अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनमें, और एडिसिव भी होती है, सॉलिड को भी वो अट्रैक्ट करता है। तो बेटा लिक्विड के अंदर दोनों फोर्सेस होती हैं, कोएसिव भी है, एडिसिव भी है। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स। एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज। बेटा एडिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है चीजों को ऐड करना। जैसे एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं, जो लिक्विड है, ठीक है, या जो भी कंपाउंड है उसके एटॉमिक मास को हम ऐड करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो वो बेटा एडिटिव प्रॉपर्टीज में आ जाता है।
एडिशन होती है, एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं। जितने ज्यादा एटम होंगे बेटा, जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स ज्यादा होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और मॉलिक्यूलर मास की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। अभी पढ़ रहे थे, ये जितने भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड उसके मॉलिक्यूलर मास पे भी तो कर रही है। ठीक है, अब जो ग्रुप 7वें वाले थे, हमने पढ़ाया था आपको कि 7वें ग्रुप में HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। बेटा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उनके जगह पे क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसमें एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं। बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है एडिशन, एटॉमिक मासेस को हम ऐड करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड करती है बेटा एटम की अरेंजमेंट। देखो ऑप्टिकल जो रोटेशन है, सॉल्यूशन की जो ऑप्टिकल रोटेशन है बेटा, वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है कि एटम किस तरह अरेंज है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। बेटा जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी वो डिपेंड करती है एटम्स की अरेंजमेंट पे, एटम्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नॉट द नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, मगर वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे NaCl को पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं NaCl, एक मोल Na का बनेगा, एक मोल Cl का, आयंस के 2 मोल बन गए। मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं तो 1 मोल मैग्नीशियम का बनेगा, 2 मोल बनेंगे क्लोराइड के, तो इसके अंदर आयंस के 3 मोल हो गए। आयंस आयंस या पार्टिकल्स कहते हैं, और इसके अंदर क्या है, 2 मोल आयंस के हैं। तो जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। अच्छा अगर एक मोल आप ग्लूकोज का लेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 10 पावर 23 होगी। 1 मोल आप सक्रोज का लेंगे तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 पावर 23 होगी। तो जिसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जिस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन की बेटा प्रॉपर्टी है, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो था वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, मगर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के अमाउंट पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करता है। तो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ जाना और वेपर प्रेशर का कम होना, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। बेटा ये प्रॉपर्टीज थी इनकी। अब आते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट। देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, देखिए जैसे भी लिक्विड को हम हीट देते हैं, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो एवापोरेशन का बल बढ़ जाता है, एवापोरेशन जो है रैपिड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं एस्केप हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। अगर कंटेनर बंद है बेटा, कंटेनर बंद है तो वो मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और वो कंटेनर के साथ टकराएंगे, कोलाइड होंगे और लिक्विड को वापस ज्वाइन कर लेंगे, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। देखो इस तरह हो जाता है, ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड फिल किया आपने, ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, और इसको हम हीट दे रहे हैं,
हीट देने से क्या होगा? एवापोरेशन होगी बेटा, लिक्विड एवापोरेट होगा, वेपर्स बन जाएंगे, और वो वेपर्स एस्केप नहीं हो पाएंगे क्योंकि कंटेनर बंद है, और ये आपस में कोलाइड होंगे, आपस में कोलाइड होंगे, कंटेनर के वाल्स के साथ कोलाइड होंगे, एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करने के बाद इनके अंदर कंडेंसेशन हो जाएगी, वापस ये लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, और नतीजा क्या निकलेगा? दो अपोज प्रोसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी बेटा, दो अपोज प्रोसेस के दरमियान क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे उतने कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो लिक्विड एवापोरेशन बन गई, वेपर्स बन गए, और वो वेपर्स एस्केप नहीं होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, वापस लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। और नतीजा क्या निकलेगा? इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी, जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे उतने कंडेंस हो जाएंगे, और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, बाय वेपर्स व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड फेस। देखो बेटा ये लिक्विड को हमने हीट दी, लिक्विड एवापोरेट हो गया, लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो गया, और जो वेपर्स है वो भी गैस है, ठीक है, वो स्केप नहीं हो रहे हैं क्योंकि कंटेनर बंद है, अगर कंटेनर खुला होता तो स्केप हो जाते वो, मगर बंद कंटेनर की वजह से स्केप नहीं हो पाते, और वो कंटेनर के वाल्स के साथ कोलाइड होकर वापस लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं, लिक्विड को ज्वाइन कर रहे हैं, और नतीजा क्या होता है? इनमें फाइनली एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है, और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, और वो वेपर जो प्रेशर है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जितनी आप हीट ज्यादा देंगे, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना एवेपोरेशन का अमल तेज होगा, उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और लिक्विड का वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड के अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, लिक्विड का अमाउंट कितना भी लें वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वेपर प्रेशर डिपेंड ही टेम्परेचर पे करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, अगर लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो लिक्विड एवापोरेट कम होगा, कम वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर लो होगा, अगर लिक्विड के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन वीक है तो जल्दी एवापोरेट होगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंप्योरिटीज के ऊपर भी बेटा, अगर प्योर लिक्विड नहीं है, इम्प्योर लिक्विड है, ये जो लिक्विड है वो इम्प्योर है, उसके अंदर साल्ट मिक्स है, सबको सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, समुद्र के पानी को आप एवापोरेट कर रहे हैं तो समुद्र का पानी जो है सॉल्यूशन है, उसके अंदर साल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो समुद्र के जो पानी उसका वेपर प्रेशर लो होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज वेपर प्रेशर को बेटा लो कर देती है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं, सपोज करते हैं अगर उसके अंदर हमने कोई साल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, साल्ट, तो वो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? लो कर देगा। तो देखो बेटा डेफिनेशंस की, the pressure exerted by vapors ठीक है, देखो प्रेशर लगाता कौन है? वेपर्स लगाते हैं, व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम है विथ लिक्विड फेस, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम होते हैं लिक्विड फेस के साथ, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है?
बेटा एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रेशन के, और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा इंप्यूरिटीज के। अगर उसके अंदर लिक्विड के अंदर इंप्यूरिटीज हैं तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, बेटा लिक्विड को हीट दें और लिक्विड का वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए, बेटा देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, आउटसाइड प्रेशर के, बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो लिक्विड को आप हीट दें, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 और बढ़कर जब बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बाहर के प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर रुक जाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इवेपोरेशन का अमल भी बढ़ता है। और फिर क्या होता है, जब लिक्विड बॉयल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जाकर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। लिक्विड को आप हीट तो देते रहेंगे मगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और वो जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो लिक्विड को वेपर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो दो जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आप हीट भी देते रहेंगे फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आप हीट देते रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उन दोनों हीट को हम क्या कहते हैं, एक हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब हिडन हीट, आप हीट तो देते रहेंगे मगर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही नहीं, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है आपने हीट तो सप्लाई की इसको लिक्विड को, मगर लिक्विड का तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, वो जितनी भी हीट थी वो लिक्विड को वेपर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी, और बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की बेटा डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर, टेम्परेचर ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ये टेम्परेचर होता है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो वेपर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर बाहर का प्रेशर 760 है नॉर्मल जो होता है, या 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी नॉर्मल है, ठीक है। और जो लिक्विड है जब उसको हीट देंगे उसका प्रेशर भी क्या हो जाए, 760 हो जाए लिक्विड का वेपर प्रेशर, और जो बाहर का प्रेशर वो भी क्या है, 760 है, तो इसका मतलब है दोनों प्रेशर बराबर हो गए। लिक्विड का वेपर प्रेशर, बेटा लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो लिक्विड, तब लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना शुरू करेगा, लिक्विड के सरफेस पर बबल्स बनते हैं, बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये निशानी है लिक्विड की लिक्विड बॉयल हो रहा है। मगर इस बॉइलिंग पॉइंट को हम कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल क्यों कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछे भाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो है जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, बाहर का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर का प्रेशर 760 है, बाहर का प्रेशर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर बाहर का प्रेशर कम है, माउंटेन्स लेवल पे होता है ऐसा बेटा, जो माउंटेन्स लेवल है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां का बाहर का प्रेशर कम है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। मगर उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है ही नहीं। बाहर का प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर होता है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।
और जो माउंटेन्स रीजन है वहां बाहर का प्रेशर 760 से कम है, बाहर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आउटसाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आउटसाइड प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर आउटसाइड प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा डिपेंड करता है आउटसाइड प्रेशर पे। आउटसाइड प्रेशर जितना बढ़ाएंगे हम उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आउटसाइड प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसका मतलब है सी लेवल पे, समुद्र की लेवल पे बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो सी लेवल पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 है, माउंटेन्स लेवल पे 100 से कम होगा। माउंटेन्स लेवल पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम है। और जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, तो जो लिक्विड होगा लो टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाएगा। बेटा लो टेम्परेचर पे एवापोरेशन का मतलब लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। मतलब अब देखिए पानी को हम यहाँ पे बॉयल करते हैं 70 पे, अगर उसी पानी को माउंट एवरेस्ट पे हम बॉयल करें, और यहाँ पानी जो बॉयल होता है वो 100 पे होता है, मतलब सी लेवल पे पानी जो बॉयल होता है 100 पे होता है। अगर उसी पानी को माउंट एवरेस्ट पे बॉयल करेंगे तो वो बॉयल होगा तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड जाकर टेम्परेचर रुक जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वहां खाना पकाने में देर होती है, मतलब जो माउंटेन्स रीजन है वहां खाना पकाने में ज्यादा देर लगती है, बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर कम है। लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से खाना देर से पकेगा। रीजन ये है कि सपोज करते हैं जो चीज जिसको हम पका रहे हैं, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकती है, उसको पकाने के लिए टेम्परेचर 100 चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे नहीं पकेगी वो। तो माउंट एवरेस्ट पे इसको जो टेम्परेचर मिलेगा, माउंट एवरेस्ट पे जो उनको टेम्परेचर मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा 70 से ज्यादा टेम्परेचर तो मिलेगा नहीं। 70 पर जाकर टेम्परेचर रुक जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर रुक जाता है। तो वो चीज जो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर पकाने के लिए, अगर उसको टेम्परेचर मैक्सिमम 70 मिलेगा तो 70 पर वो पकेगी नहीं, इसलिए ज्यादा देर लगती है। और वहां प्रेशर कुकर को इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है इंटरनल सिस्टम इस तरह रखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा डिपेंड करता है आउटसाइड प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, सराउंडिंग प्रेशर पे। जितना सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना सराउंडिंग प्रेशर कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इम्प्यूरिटीज पे भी। इम्प्यूरिटीज, अगर एक प्योर वाटर को बॉइल करें, प्योर वाटर जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज ना हो, वो 100 पे बॉइल हो जाएगा नॉर्मली, जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अगर वही समुद्र के पानी को बॉइल करेंगे आप, जो जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा। समुद्र के पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बेटा ज्यादा होगा इम्प्यूरिटीज की वजह से। और जितने ज्यादा इम्प्यूरिटीज होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगी। तो इम्प्यूरिटीज होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो यहाँ प्योरिटी का भी पता चल जाता है। अगर लिक्विड की प्योरिटी चेक करना चाहें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर लो। अगर वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, वो लिक्विड एग्जैक्ट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो उसका मतलब वो प्योर है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटीज बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देती हैं, मगर शर्त है कि बाहर का प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर हो तब। अगर सपोज करते हैं बाहर का प्रेशर ही डिफरेंट है, बाहर का प्रेशर कम है, तो वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो उसमें इम्प्यूरिटीज का कोई रोल ही नहीं है। अगर इम्प्यूरिटीज का रोल होगा तो पता नहीं चलेगा हमें। इसका मतलब है कि अगर इम्प्यूरिटीज को चेक करना है तो इसका मतलब बाहर के प्रेशर को अपने क्या क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि प्रेशर का इफेक्ट ना पड़े। सिर्फ इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट को चेक किया जाए। जैसे वॉल्यूम पर प्रेशर का असर पड़ता है, टेम्परेचर का असर पड़ता है। तो बॉयल्स स्लैब में देखो, जब वॉल्यूम और प्रेशर का हम स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। रीजन, क्योंकि वो चीजें वॉल्यूम को इफेक्ट करती हैं। इस तरह इसमें भी जो बाहर का प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। तो जाहिर बात है जो बाहर का प्रेशर उसको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब उसके बाद चेकिंग होगी कि लिक्विड प्योर है या इम्प्योर है। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो टाइम आज कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह इसकी रीडिंग भी कर लेंगे और कल पूरा ये चैप्टर बेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आखिरी है बस बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके अलावा एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर है। वाटर का एनोमलस बिहेवियर वही चीजें पढ़नी है हमने कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, जस्ट हम रीड करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। जैसे आइस है, ठीक है, वाटर जब आइस में तब्दील हो जाता है और आइस की डेंसिटी लो होती है, ठीक है, तो यही वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है कि वाटर की हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, ठीक है। वाटर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड वो हमने पढ़नी है आखिर में, लास्ट में, ठीक है। तो कल हम रीड कर लेंगे इसको, वेपर प्रेशर को भी, बॉइलिंग पानी को भी, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, वाटर का एनोमलस बिहेवियर वो भी हम पढ़ लेंगे। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर इसको क्लोज कर दें, उसके बाद सॉलिड स्टेट। और आपका जो टेस्ट मैंने मतलब रात को जो शेड्यूल दिया था उसमें तो गैस स्टेट है, मगर अब तो लिक्विड भी कंप्लीट हो जाएगा कल तक। आपका टेस्ट में अभी 2-3 दिन देर भी है, संडे वाले दिन टेस्ट है, तो कोशिश ट्राई करें कि अगर लिक्विड की भी तैयारी हो जाए तो लिक्विड स्टेट भी शामिल कर दें टेस्ट में, नहीं तो फिर लिक्विड सॉलिड का फिर अलग से लेना पड़ेगा टेस्ट।